और मुसलमानों की पॉपुलेशन वहाँ नहीं है, यानी वो उनकी पॉपुलेशन हैं मुसलमान मुल्क और मुसलमान सल्तनत का हिस्सा, पर मैं उनमें उन गैर मुस्लिम शहरियों को अपने लोगों के लिए शराब बेचने, खिंजीर बेचने, सलीब निकालने, जो उनके मज़हब का जब त्यौहार आता है तो सलीब निकालने, नाकूस बजाने से भी नहीं रोका जाएगा। वो अपने मज़हब को, अपनी शरीयत को, अपनी मिल्लत को, अपनी रस्म व रिवाज को प्रैक्टिस करने में आज़ाद होंगे, खा उस मुल्क में मुसलमान कितनी ही कसीर तादाद में आबाद हों। अलबत्ता ये अफ़आल वो मुसलमानों की आबादियों में आके नहीं कर सकते, वहाँ मकरू होंगे। इसी तरह एक और मुकाम पर जिसको हमने पहले कोट कर दिया है कि अगर उन्होंने अपनी आबादियों में अपने लोगों के लिए वो हराम चीज़ है जो मुसलमान खा और पी नहीं सकते, उसकी दुकान है, उसका बिज़नेस है, वो यूज़ करते हैं, किसी ने आके उसको तल्फ कर दिया तो मुसलमान पर उसका तावान वाजिब होगा। फिर इससे बढ़कर रहमत व शफ़क़त का और मुसावात का और अमन और सहूलत का यहाँ तक आलम है इस्लाम की तालीमात में कि इज्तिमाई कफ़ालत का जो इस्लाम ने निज़ाम कायम किया है मुसलमानों के लिए, वही निज़ाम गैर मुस्लिम शहरियों के लिए भी है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी वही निज़ाम है। किताबुल अम्वाल में इमाम अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम रिवायत करते हैं हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जलीलुल क़द्र ताबई हैं, उनसे रिवायत करते हैं इमाम अबू उबैद किताबुल अम्वाल में सफ़ा 1992 पर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में आपने अपने इलाके में शहर मदीना में यहूदियों का एक घराना था, गरीब घराना था, उनको आका अलैहिस्सलाम ने सदका भेजा। तो गोया यहाँ से मालूम हुआ कि सदका और खैरात में भी उनका हक है और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मदीना तैयबा का, हालांकि आप बरसर इक़्तिदार थे, सरबराह थे रियासत मदीना के, तो सदका भेजा यहूदियों के घराने में। और रसूल इस्लाम के विसाल के बाद भी सहाबा कराम, अज़वाज मुतारात और खुलफ़ाए राशिदीन ने उस अमल को उसी तरह जारी रखा और फरमाते हैं कि वो सदका अब तक उन्हें दिया जा रहा है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ताबई फरमाते हैं हमारे दौर में भी अब तक दिया जा रहा है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बाद में ये कह कर के यहूदी हैं, मुसलमान नहीं हुए, उस नेक अमल को, सदका और खैरात के अमल को मुनक़ता नहीं किया गया। ये किताबुल अम्वाल में इमाम अबू उबैद ने रिवायत किया, इमाम ज़ैलई ने नस्बुर राया में रिवायत किया, और इसी को इब्न हम्माम की फ़तुल क़दीर और उसकी शरह फ़तुल क़दीर में रिवायत किया गया, और इमाम अस्क़लानी ने अद्दिराया फ़ी तख़रीज अहादीसिल हिदाया उसमें भी इस हदीस को रिवायत किया, जिल्द अव्वल सफ़ा 266। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके रिश्तेदार थे, और वो दोनों यहूदी थे, उनके दो रिश्तेदार थे, दोनों यहूदी थे। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने उनको सदका दिया। तो ये गोया इससे एस्टेब्लिश हो रहा है कि ये एक मामूल था। अब वो सदका 30,000 दिरहम के इवज़ उन्होंने फिर आगे फ़रोख्त किया। सदका में कोई चीज़ होगी जो बाद अज़ां उन्होंने अपनी ज़रूरत पड़ने पर बेचा और वो 30,000 दिरहम में फ़रोख्त हुआ। इतना बड़ा कीमती सदका, यानी उनके घर के हालात को बेहतर करने के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए इतना बेशबहा सदका उनको अता किया गया। अब ये पूरी रिवायत जो है इसको फिर इमाम अबू उबैद ने किताबुल अम्वाल सफ़ा 1993 पे रिवायत किया है। इसी तरह जलीलुल क़द्र ताबईन हैं हज़रत अम्र बिन मैमून, अम्र बिन शुरहबील और मुर्रा हमज़ानी, ये तीनों जलीलुल क़द्र ताबईन रिवायत करते हैं कि उनका भी अमल और दीगर ताबईन का हमारे दौर का अमल यह है कि वो राहिबों को सदका फ़ितर में से देते थे। ये जो राहिब थे यानी मोंक्स थे, जो क्रिश्चियन मोंक्स चर्चों के ऊपर जो शादी नहीं करते थे, दुनियावी कामकाज से अलग थलग रहते थे, अपने चर्च में अपनी इबादत में और मजहबी रसूम की अदायगी में मसरूफ़ रहते थे, और उनके पास कोई ज़राए और वसाइल अलग से नहीं थे। फरमाते हैं जलीलुल क़द्र ताबईन के हमारे दौर में ताबईन का अमल और हमारा अपना अमल ये है कि हम राहिबों को भी उस सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत सदका फ़ितर में से, जो ईद उल फ़ितर के मौके पर दिया जाता है, उस सदका फ़ितर में से राहिबों को भी हिस्सा देते थे।
लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम मां बोधि मंदिर धमाकों के सिलसिले में एक शख्स गिरफ्तार, एनआईए जांच पड़ताल में मसरूफ, मंदिर में इबादत शुरू। मां बोधि धमाकों पर सियासत भी शुरू, नीतीश हुकूमत के खिलाफ आरजेडी और बीजेपी ने दी आज बंद की कॉल। वजारत दाखिला दिफा स्पेस जैसे शोबों में एफडीआई की हद में इजाफे के खिलाफ मुल्क की सलामती के लिए बताया खतरनाक। राम मंदिर मामले पर बीजेपी पर कांग्रेस के हमले तेज, कहा बीजेपी मंदिर नहीं बनाएगी, लोगों को बना रही है। मिस्र में अलबर्दई को उबूरी वजीर आजम बनाने पर नहीं हुआ इत्तेफाक, सेल्फी ग्रुप ने की मुखालफत। और एंडी मरे ने जीता विंबलडन का मर्दों का फाइनल, 77 साल बाद सिंगल्स टाइटल जीतने वाले बने पहले बरतानवी खिलाड़ी। और खबरें तफसील से। बोधि मंदिर में हुए धमाकों की जांच के लिए एनआईए की टीम बोधगया में है। धमाकों के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। इस बीच धमाकों को नीतीश हुकूमत की नाअहली का नतीजा करार देते हुए बीजेपी और आरजेडी ने मगध डिवीजन में आज बंद की कॉल दी है। बिहार में बोधगया के बोधि मंदिर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की जांच के लिए एनआईए की टीम इतवार की शाम गया पहुंची। टीम ने मौके वारदात का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है। फिलवक्त एनआईए धमाकों की जांच पड़ताल से मुताल्लिक कोई भी बयान देने से गुरेज कर रही है। उधर बोधगया से एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर रही है। इतवार की शब गिरफ्तार किए गए इस शख्स पर बोधि मंदिर धमाके में मुलविस होने का शुबह है। जराये के मुताबिक बोधगया धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन के मुलविस होने का शुबह जाहिर किया जा रहा है। ऐसी इत्तला है कि एनआईए मकबूल शेख समेत इंडियन मुजाहिदीन के 3 मुश्तबह मिलिटेंटों से बोधगया धमाकों के सिलसिले में पूछताछ कर सकती है। इस बीच इस मामले पर अपोजिशन ने नीतीश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और आरजेडी ने मगध डिवीजन में बंद की कॉल दे रखी है। पूरा मगध बंद रहेगा, राष्ट्रीय जनता दल का निर्णय है। हम अपील करना चाहते हैं मगध वासियों से कि आप तमाम लोग इस घटना के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए और पूरा बिहार को ठप रखने का काम कीजिए। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे जाने से रोका जा रहा है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात का है कि इस राज्य को जो सुरक्षित करने का दावा हमने किया था वो मिट चुका है। और मुझे लगता है कि आज हमारे वरिष्ठ नेता सुशील मोदी भी लौट करके गए। मैं आज हूँ, मेरे साथ संजय टाइगर और अनेक विधायक प्रतिनिधि हैं। लेकिन ये बड़े चिंता का विषय है कि बिहार के साथ फिर से एक बार बिहार लालू की शासन की तरह दिखने लगा है। बिहार की विधि व्यवस्था फिर से एक बार लालू की तरह दिखने लगी है। नैतिकता के आधार पर आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? देखिए, वैसे भी बिहार के मुख्यमंत्री का जो विश्वसनीयता है, जब से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई है उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अल्पमत की सरकार है, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, जोर घटाव की राजनीति में जुड़े हैं, बैठक कर रहे हैं। उन्हें शासन से क्या मतलब? अब बिहार की जनता एक बार तय करके 2014 में उन्हें बाहर करेगी और 2015 में पूरी तरह से परमानेंटली बाहर करेगी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने महाबोधि मंदिर धमाकों में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किए जाने और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की यकीन दहानी कराई है। मरकजी वजारत दाखिला इन धमाकों को दहशतगर्दाना कार्रवाई पहले ही करार दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मां बोधि मंदिर धमाकों के बाद एक बार फिर सिक्योरिटी में कोताही के जाविये पर इजहार ख्याल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि आईबी के बरवक्त अलर्ट जारी करने के बाद भी माकूल हिफाजती बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। बिहार हुकूमत और मरकजी हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर है।
अलर्ट तो पहले भी दे दिया था, लेकिन ये जब भी इस तरह के अलर्ट होते हैं कोई इमीडिएटली कल होने वाला है बोल के नहीं होता है। अलर्ट जारी करने की बात वजीर दाखिला भी कह रहे हैं, लेकिन इसकी हैसियत उमूमी बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस का भी दावा है कि उसने इम्कानी दहशतगर्द हमले से मुताल्लिक बिहार पुलिस को अलर्ट कर दिया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने ये खुफिया जानकारी 2012 में पुणे धमाकों के बाद गिरफ्तार किए गए इंडियन मुजाहिदीन के अरकान से पूछताछ से हासिल किए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान एक ने ये इंकशाफ किया था कि ग्रुप पुणे जैसे धमाके दिल्ली और बिहार में करने की साजिश रच रहा है। उधर मीडिया ने जब बिहार के डीजीपी अभयानंद से ये दरियाफ्त किया कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलर्ट पर बरवक्त अमल दरामद किया गया होता तो दहशत पसंदों को नापाक अजायम की तकमील से बाज रखा जा सकता था, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हर वाक़े से नया कुछ सीखने को मिलता है। हर घटना अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जानकारी हुई है, निश्चित रूप से जानकारी हुई है। एफएसएल की टीम ने स्पॉट पर ही चेक कर लिया है। इसको अगर सार्वजनिक नहीं किया जाए तो इन्वेस्टिगेशन के हित में ज़्यादा अच्छा। अभयानंद ने धमाकों की नौयत के बारे में कुछ भी बताने से गुरेज किया। उन्होंने इन धमाकों के पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसका कयास पर मबनी जवाब देने से भी परहेज किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के अतराफ नस्ब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वजारत दाखिला सिलसिलेवार धमाकों को दहशतगर्दों की कारिस्तानी करार दे रही है और इसकी जांच की जिम्मेदारी एनआईए और एनएसजी के सुपुर्द की गई है। इस दौरान मंदिर इंतजामिया का कहना है कि अलर्ट मिलने के बाद मंदिर की सलामती को यकीनी बनाने के लिए जो उससे बन पड़ता था उसने किया। हम लोग जितना वो सब लोग कर रहा था, ये नहीं कि हम लोग अगर हम लोग कुछ नहीं अरेंज कुछ किया। तो आपका जो क्वालिटी है फुल ड्रेस डिपेंडिंग, अब आप लोग जो देख रहा हो इसी तरह आप लोग होना चाहिए। हम लोग जितना हो सके हम लोग प्रोसेस अभी हाल ही में पुलिस चौकी भी फ्रंट में आपका 24 आवर्स है। उधर बिहार में सिलसिलेवार धमाकों के बाद मरकज ने सभी रियासतों को सख्त हिफाजती बंदोबस्त करने की हिदायत जारी कर दी है। एडवाइजरी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलुरु और चेन्नई के मजहबी मकामात व तारीखी व अवामी मकामात पर खुसूसी तवज्जो देने की बात कही गई है। हिंद नेपाल सरहद पर भी अलर्ट कर दिया गया है। म्यांमार में रह कर जारी फिरकावाराना तशद्दुद के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने पहली बार रियासतों के हिफाजत के सख्त इंतजामात करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। बौद्धों के रूहानी पेशवा दलाई लामा ने इन हमलों पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इन हमलों को गैर मुतवक्के बताया। Something serious. I don't think. Some few individual, sometimes such things also happen. Understandable. Yesterday you know about the North Korean no connection. माहिरीन ने भी इन धमाकों की मजम्मत की है और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। तहम उन्होंने अलर्ट को संजीदगी से न लिए जाने पर तशवीश का इजहार भी किया है। यही जानकारी आ रहा है कि म्यांमार के तरफ से कुछ उन्होंने हमारे खुफिया एजेंसीज को जानकारी दिया था कि इस प्रकार का हमला हो सकता है और ख़ास जो बौद्ध मत है उनके जो धर्म स्थान हैं जिसमें से बोध गया सबसे अहम है कि उसके ऊपर हमला हो सकता है। कारण जो है वो कई प्रकार के हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पूरे क्षेत्र में यानी कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से लेके भारत से गुज़रते हुए बांग्लादेश, म्यांमार, आसियान के देशों तक जिसमें मलेशिया और थाईलैंड भी जुड़े हुए हैं, एक प्रकार का लहर है जिसमें कई सारे गुट चाहे राजनीतिक कारणों की वजह से या धर्म के साथ जुड़े हुए मुद्दों की वजह से वो इस प्रकार का दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। और इस वक्त हम इतना ही जानते हैं कि हमारे सेंट्रल एजेंसीज़ को एक प्रकार का अलर्ट मिला था, यानी कि एडवांस जो संकेत या जानकारी दिया गया था। परंतु हर एक बार ये सवाल उठता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन या जो इंटेलिजेंस दिया गया था क्या ये एक्शनेबल था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के इतने सारे जनरल अलर्ट्स आते हैं कि पुलिस फोर्सेस अब उनके लिए एक रेड अलर्ट रूटीन सा हो गया है
और वो उसको उस पर ध्यान नहीं देते। हालांकि इसमें बहुत स्पेसिफिकली कहा गया था, पर उसमें टाइमिंग नहीं दी गई थी। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में बेतिया नदी में 5 तलबा की डूबने से मौत हो गई। वाक़या उबैदुल्लागंज में भोजपुर के पास हुआ है। हलाकशुदगान भोपाल के महरोशी विद्या मंदिर अस्पताल के तलबा थे। वो अपने दोस्तों के साथ तफरी के लिए आए थे। बताया जाता है कि अपने एक साथी को बचाने के लिए 4 तलबा ने नदी में छलांग लगा दी थी, लेकिन वो सब यके बाद दीगरे डूब गए। देर शाम तक उनकी लाशों को तलाश किया जाता रहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लाशों की तलाश का काम आज किया जाएगा। दिफा, स्पेस, टेलीकॉम और दीगर कई शोबों में रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की हद में इजाफे के सवाल पर वजारत दाखिला ने सख्त तशवीश जताई है। वजारत दाखिला को अंदेशा है कि इन शोबों में चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जानिब से सरमायाकारी मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करेगी। दिफा, खला और टेलीकॉम समेत कई शोबों में रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI की हद में इजाफे के सवाल पर वजारत दाखिला मुहतात नजर आ रही है। वजारत दाखिला ने इन शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हद में इजाफे के ताल्लुक से अपने अंदेशों से सनती पॉलिसी और प्रमोशन के महकमे DIP को आगाह किया है। अपने अंदेशों के ताल्लुक से वजारत दाखिला की जानिब से DIP को एक खत भी लिखा जा रहा है। वजारत दाखिला के हुकाम का कहना है कि दिफा, स्पेस, टेलीकॉम, इत्तलात व नशरियात और शहरी हवाबाजी के शोबों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे मुल्कों की जानिब से हद से ज्यादा सरमायाकारी मुल्की मफाद के खिलाफ हो सकती है। वजारत दाखिला के हुकाम के मुताबिक इन शोबों में FDI की हद में इजाफे के ताल्लुक से अपनी मुखालफत की वजूहात से सनती पॉलिसी और प्रमोशन के महकमे DIP को वाकिफ कराया जा रहा है। माशी उमूर के सेक्रेटरी अरविंद मायाराम की सरबराही में कायम एक कमेटी ने इन तमाम शोबों में ऑटोमेटिक रूट के जरिए FDI की हद 49% तक बढ़ाने की सिफारिश की है। दिफाई शोबे में इस वक्त FDI की हद 26% है। गुज़श्ता हफ्ते सनती पॉलिसी और प्रमोशन के महकमे ने इस सिलसिले में सलाह मशवरे का पहला दौर मुकम्मल किया है। तमाम मुतल्लिक़ा वजारतें 1-2 रोज़ में अपने ख्यालात से DIPP को वाकिफ कराने वाली हैं, जो कॉमर्स और सनत के वजीर आनंद शर्मा को अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके बाद
हतमी फैसला किया जाएगा। ATV न्यूज, दिल्ली। राम मंदिर की तामीर का मामला उठाने पर वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी की चुटकी ली है। शोलापुर में एक रैली से खिताब करते हुए शिंदे ने कहा कि बीजेपी मंदिर नहीं बनाएगी बल्कि वो लोगों को बना रही है। तो बता रहे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ख्वाब में बनाएंगे। हर वक्त इलेक्शन आने के बाद वो देश को इस प्रकार का आश्वासन देते हैं और जब सत्ता पे बैठते हैं तो उनको राम नहीं याद आता है। उनको वही काम आता है कि जो हमारे पार्टी का कैसा फायदा हो जाए। तो ये कभी राम मंदिर नहीं बनाएंगे और लोगों को बनाते रहेंगे। उधर कांग्रेस लीडर और छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला अजीत जोगी ने भी राम मंदिर के मामले पर बीजेपी पर निशाना लगाया है। इंदौर में मीडिया से बातें करते हुए अजीत जोगी ने बीजेपी से कहा कि अब उसे नए इश्यूज तलाश करना चाहिए क्योंकि नई नस्ल राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड जैसे इश्यूज से अब मुतासिर होने वाली नहीं है। अब राम मंदिर का मुद्दा, कॉमन सिविल कोड, समान आचार संहिता का मुद्दा और आर्टिकल 307 जो कश्मीर से रिलेटेड है उसका मुद्दा, ये तीनों मुद्दे आप कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। एक बार ठीक से हुआ, उसके बाद आपको इसके परिणाम नहीं मिले। मेरी अब मान्यता ये है कि एक नई पीढ़ी आ गई है देश में जो इन सब चीज़ों से अप्रभावित नहीं। मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह यादव पर तीर चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गोंडा दौरे पर गए बेनी प्रसाद ने जब ये कहा कि मुलायम उन्हें अपना पुराना दोस्त बताते हुए कह रहे हैं वो उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो बीनी बाबू ने भी मुलायम सिंह को अपना दोस्त बता दिया। मुलायम सिंह वाले पुराने दोस्त थे, भगवान करे प्रधानमंत्री बन जाए, हम उनको माला पहनाएं। तो हम भी कहते हैं मुलायम सिंह वाले पुराने दोस्त थे, भगवान करे प्रधानमंत्री बन जाए, हम उनको माला पहनाएं। तो हम भी कहते हैं मुलायम सिंह वाले पुराने दोस्त थे, भगवान करे प्रधानमंत्री बन जाए, हम उनको माला पहनाएं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब का कहर जारी है। असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सैलाब के सबब हजारों अफराद बेघर हो गए। बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पेश है रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश, दरियाओं में तुगयानी और मिट्टी के तोदे खिसकने से काफी नुकसान हुआ है। सोलांग के करीब बारिश में एक पुल बह गया। मंडी के एक अस्पताल में अचानक सैलाब का पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश में नदी के आसपास आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने की हिदायत दी गई है। यमुना नदी की सतह आब में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हिमाचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला में भी सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। तकरीबन निस्फ दर्जन गांव पानी से घिरे हुए हैं। सड़क और बिजली निजाम ठप पड़ गया है। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी के किनारे आबाद लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन पर खड़ी गन्ना और धान की फसल तबाह हो चुकी है। जब बढ़ता है तो जो घरों में घुस जाता है और घरों में घुस के जो मकान ये भी गिरने लगते हैं। हजारों बीघे धान जो खड़ा हुआ है ये चला जाता है और कभी किसी को 2 पैसे नहीं मिलते हैं। इस बार बाढ़ आई, कितना नुकसान हुआ है और क्या मुआवजे की स्थिति है इस बार? इस बार भी बाढ़ आ चुकी है। तो जो सामने पर आप देख रहे हैं ये समझ लो नीचे का धान सब खत्म हो गया है। तो किसी तरीके से अभी तक प्रशासन ने इस तरफ कोई जांच मुआवजा के लिए कोई बात कही है? कोई नहीं गौर करता है। क्या बताते हैं? क्या कहते आता ही नहीं कुछ। शाखा है वो चली जाती है तो फिर हम लोगों को सारा ही किस चीज का बाढ़ आती है, किस तरीके से बाढ़ आती है, क्या क्या नुकसान करती है पूरे हर साल? गांव में जा जाता है तो कच्ची दीवारें वगैरह घर मकान गिर जाते हैं। हाँ। हम लोगों को तो सहारा खेत है। हाँ। फसलें चली जाती और फसलों से ही हम लोगों का सहारा है। वो चली जाने के बाद में हम लोगों को सहारा ही क्या रह जाता है। इस बार क्या क्या नुकसान हुआ है? धान गए,
और जो भी फसल भी थी खेत में वो गई। गन्ना भी गया। उधर आसाम में भी सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। सड़कें टूट गई हैं और बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई हैं। आसाम के 11 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। सबसे ज्यादा तबाही धेमाजी जिला में हुई है। यहाँ 25 गांवों के हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पानी भर गया है, जिसके सबब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। इस बरस अब तक मानसून की बारिश अच्छी हुई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता बरसों की बनिस्बत इस बार 25% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मानसून की अब तक 85% बारिश हो चुकी है। शिमाल मशरक़ में 1 जून को मानसून आने के बाद से 175.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो आम तौर से 94.9 मिलीलीटर होती है। बारिश का फीसद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 15 और 17 जून को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ा है। महकमे मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की पेशगोई की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वाह! वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। हाँ? तुम्हें मिला के। हाँ? बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मिस्र में रोशन ख्याल व बाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद और सल्फी नूर पार्टी के दरमियान अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म के नाम पर अब तक इत्तेफाक नहीं हो सका है। रोशन ख्याल व बाएं बाजू जमातों के इत्तेहाद के सरबराह मोहम्मद अल-बरदई अबूरी हुकूमत के सामने वज़ारत उज़्मा के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं, लेकिन सल्फी नूर पार्टी अल-बरदई के साथ काम करने से साफ इनकार कर रही है। सनीचर को अबूरी सदर से अल-बरदई की मुलाकात के बाद ये खबर गश्त करने लगी